गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स का 5वां क्लास पढ़ने के लिए एकत्र हुए हैं। देखो बेटा, आपको क्लास 9th के जो सिलेबस हैं उसमें से पढ़ा दिया गया सदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां क्या होती हैं, विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होती है, वेग क्या होता है, चाल क्या होती है, औसत वेग क्या होता है, औसत चाल क्या होती है। हम लोग यहां तक चर्चा कर चुके हैं। तो औसत वेग औसत चाल की चर्चा करने के बाद आपके सिलेबस में जो अगला टॉपिक आता है वो टॉपिक है, हमने औसत वेग और औसत चाल की चर्चा की है, सापेक्ष तथा निरपेक्ष वेग। अगला टॉपिक आपका आता है सापेक्ष तथा निरपेक्ष वेग। अब सापेक्ष और निरपेक्ष दो शब्द आते हैं। सापेक्ष क्या होता है, निरपेक्ष क्या होता है? जब किसी गतिशील वस्तु के गति की तुलना किसी अन्य गतिशील वस्तु के साथ की जाए। क्या है? गतिशील वस्तु के गति की तुलना किसी अन्य गतिशील वस्तु के साथ की जाए तो ऐसे वेग को हम क्या कहते हैं? सापेक्ष वेग। तो सापेक्ष वेग क्या कहेंगे कि सापेक्ष वेग क्या होगा? सापेक्ष वेग होगा कि जब किसी गतिशील वस्तु की के गति की तुलना किसी अन्य गतिशील वस्तु के साथ की जाए तो इस वेग को सापेक्ष वेग कहते हैं। सापेक्ष वेग कहते हैं। बात फिर से ध्यान दीजिए कि अगर किसी गतिशील वस्तु के गति की तुलना किसी अन्य गतिशील वस्तु के साथ की जाए तो जब गतिशील वस्तु के गति की तुलना अन्य गतिशील वस्तु के साथ की जाएगी तो ऐसे वेग को हम क्या कहेंगे? सापेक्ष वेग कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति किसी दिशा में कार से जा रहा है, ये कार से जा रहा है और इसकी स्पीड कितनी है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी दिशा में कोई व्यक्ति बाइक से जा रहा है, ठीक है, बाइक से जा रहा है, इसकी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर कहा जाए कि इस बाइक के सापेक्ष कार का वेग क्या होगा, तो कार का वेग क्या होगा? तो बाइक के सापेक्ष जब कार का वेग निकाला जाएगा तो कार के वेग से बाइक के वेग को घटा देंगे, बराबर हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन उल्टा अगर किया जाए, कहा जाए कि कार के सापेक्ष बाइक का वेग क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि कार के वेग बाइक के वेग से कार का वेग घटाएंगे, ऋण 60 हो जाएगा। ऋण 60 होने का मतलब क्या है कि हर घंटे में कार जो है वह 60 किलोमीटर पीछे हट रहा है। हर घंटे में कार क्या हो रहा है? 60 किलोमीटर पीछे छूटता चला जा रहा है, इसलिए ये ऋणात्मक है
और ये चूंकि 60 किलोमीटर आगे जा रहा है इसलिए धनात्मक है। तो जब हम किन्हीं दो गतिशील वस्तुओं की गतियों की तुलना करते हैं तो ऐसे वेग को हम क्या कहते हैं, सापेक्ष वेग कहते हैं। जैसे कार के सापेक्ष बाइक का वेग निकालना हुआ, बाइक के सापेक्ष कार का वेग निकालना हुआ, तो कार के वेग से बाइक का वेग घटा दिए, और अगर बाइक के सापेक्ष कार के सापेक्ष बाइक का वेग निकालना हुआ तो जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसके वेग से दूसरे वाले के वेग को हम घटा देते हैं, सापेक्ष वेग हो गया। दूसरा टॉपिक आपका है निरपेक्ष वेग। दूसरा टॉपिक आपका बनता है निरपेक्ष वेग। निरपेक्ष वेग की क्या बात है कि निरपेक्ष वेग का मतलब होता है कि जब किसी गतिशील वस्तु के गति का अध्ययन पृथ्वी या पृथ्वी पर स्थित किसी स्थिर वस्तु के साथ की जाए तो उस वेग को क्या कहते हैं, निरपेक्ष वेग कहते हैं। क्या चेक करना है कि अगर कोई गतिशील वस्तु है और वह गतिशील वस्तु के गति का अध्ययन हम किससे कर रहे हैं, पृथ्वी के सापेक्ष कर रहे हैं, यानी कि पृथ्वी को हम स्थिर मान ले रहे हैं। वास्तव में पृथ्वी स्थिर तो है नहीं, अपनी धुरी पर घूम रही है, लेकिन जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें पृथ्वी को हम क्या कर रहे हैं, स्थिर मान रहे हैं। या पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह है, कोई घर है, कोई पेड़ है, कोई खंबा है जो स्थिर है, तो अगर उसके साथ हम उसके गति का अध्ययन कर रहे हैं तो ये गति क्या कहलाता है, ये वेग क्या कहलाता है, निरपेक्ष वेग कहलाता है। अब सापेक्ष और निरपेक्ष वेग को समझने के लिए एक चीज बड़ा आसान होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप ये सोच लेते हैं कि जैसे कोई नाव है, ठीक है, तो नाव है और नाव नदी में चल रही है। तो जब नाव नदी में चल रही है तो उसमें दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो किनारों के सापेक्ष क्या होगा, जो किनारे स्थिर है उनके सापेक्ष उनके बीच समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो वो किनारों के सापेक्ष तो गतिशील हैं लेकिन एक दूसरे के सापेक्ष क्या होंगे, विराम की अवस्था में होंगे। जरा चित्र के माध्यम से समझिए। जैसे मान लो कि यह एक नदी है और इस नदी में एक नाव चल रही है, ऐसे इस नाव पर एक आदमी यहां बैठा है, एक आदमी यहां बैठा है। अब समय के साथ अगर ये नाव ऐसे चल रही है तो अगर किनारे पर कोई स्थिर बिंदु है तो इसके साथ इसके बीच में परिवर्तन होता है, तो यानी कि ये किनारे के सापेक्ष नाव जो है वो क्या है, गतिशील है। लेकिन अगर इन दोनों व्यक्तियों के बीच देखा जाए तो कई घंटे बीत जाने के बाद इनके बीच की दूरी में परिवर्तन नहीं आ रहा है, यानी कि किनारे के सापेक्ष तो गतिशील हैं ये, लेकिन एक दूसरे के सापेक्ष क्या है, विराम की अवस्था में है। ऐसे मान लीजिए कि कोई ट्रेन है, ट्रेन पटरी पर दौड़ रही है, तो ट्रेन जब पटरी पर दौड़ रही है तो यहाँ जो ट्रेन के किनारे खंभा लगा हुआ है रेलवे लाइन के, उस खंभे के सापेक्ष तो ये ट्रेन गतिशील है। लेकिन अगर यहाँ एक कोने में एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ एक कोने में एक व्यक्ति बैठा है, तो ये व्यक्ति एक दूसरे के सापेक्ष क्या है, विराम की अवस्था में है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो यह है सापेक्ष वेग और निरपेक्ष वेग आपको समझने के लिए। अगला टॉपिक आपका बनता है कि चाल तथा वेग में अंतर।
अगला टॉपिक आपका है चाल तथा वेग में अंतर। वैसे सरलता से आप लोग सारी चीजों को जानते हैं, लेकिन फिर भी लिखने की विधि हम आपको समझा दे रहे हैं। इधर हम लिख देंगे चाल, एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, चाल के बाद इधर लिख देंगे वेग। अब क्या करेंगे, सर्वप्रथम दोनों की परिभाषाएं लिखेंगे। तो पहला वाला का क्या कहा गया कि चाल क्या होता है, कि चाल किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में, एकांक समय अंतराल में तय किए गए तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ये चाल का परिभाषा हो गया पहला। दूसरा तरफ क्या करेंगे, वेग में क्या करेंगे कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। यह चाल और वेग की परिभाषा हो गई। अब क्या करेंगे कि नंबर 2, यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि है। चाल क्या होती है, अदिश राशि है। और वेग क्या होता है, यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। तीसरा क्या होता है कि किसी वस्तु की या किसी गतिशील वस्तु की, किसी गतिशील वस्तु की चाल कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। ये हो गया। यहां लिख देंगे किसी गतिशील वस्तु का वेग शून्य भी हो सकता है। तो ये चीजें आपको समझाई गई थी। पहला काम जब अंतर लिखना हो किसी दो वस्तुओं में, तो क्या किया जाए, उन दोनों परिभाषाओं को ही पहले लिख दिया जाए। यानी कि पहली परिभाषा हो गई, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किए गए दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। दूसरा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। आपको पढ़ाया गया है कि चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। ये अंतर हो गया। किसी गतिशील वस्तु की चाल कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, जबकि गतिशील वस्तु का वेग जो है वो शून्य हो सकता है। ये आपके सामान्य अंतर हो गए जो आपको दिखना था। उसके अलावा एक शब्द आता है कि किसी वस्तु के चाल उसके वेग के परिमाण के बराबर हो सकती है अथवा अधिक हो सकती है, जबकि किसी वस्तु का वेग का परिमाण चाल से अधिक नहीं हो सकता है। ये चीजें हो गई। अगला टॉपिक, एक टॉपिक और आप जान लीजिए, त्वरण किसे कहते हैं। बस आज की क्लास में इतना ही पर्याप्त होगा। अगला टॉपिक आपका है त्वरण। त्वरण क्या होता है?
किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। साधारण सी परिभाषा है। क्या कह रहे हैं कि किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। इसे स्मॉल a से दर्शाते हैं। तो क्या हो जाएगा? त्वरण बराबर वेग बटा समय। तो क्या हुआ कि किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर को, किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। क्या स्थिति है? यह एक सदिश राशि है। तो इसे स्मॉल a से दर्शाते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। एक बार फिर से कि त्वरण क्या चीज होता है कि किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसे स्मॉल a से दर्शाते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटा समय। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी समय देख लीजिए कि त्वरण का मात्रक। त्वरण का मात्रक। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है कि त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड और बटे सेकेंड। या त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या हुआ कि त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का मात्रक होता है, त्वरण की परिभाषा होती है कि त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटा समय। तो वेग बटा समय बराबर क्या हो गया? वेग का मात्रक और बटे समय का मात्रक। तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड और समय का मात्रक फिर सेकेंड। तो जब मीटर के बटे 2 सेकेंड गुणे सेकेंड बराबर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि त्वरण का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप इन बातों का विशेष ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।